अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्नअप पाकिस्तान। आप तमाम लोग जानते हैं कि पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से रिसेंटली जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जॉब्स एडवर्टाइज हुई थी, उसका जो लॉ का सिलेबस है उसको हम कवर कर रहे हैं। प्रीवियसली हम 4 लेक्चर्स आपके साथ शेयर कर चुके हैं, ये 5वां लेक्चर है। आपने अगर प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा तो मैं इंकरेज करूंगा कि उन लेक्चर्स को लाजमी देखें और कोशिश किया करें कि लेक्चर्स को कंप्लीट देखें, चाहे वीडियो को 2x पे लगा लें। मेरी कोशिश है कि डिटेल में तमाम चीज़ें आपको बताई जाएं, पढ़ाई जाएं। और स्टूडेंट्स एमसीक्यूज़ के हवाले से कह रहे थे, तो इंशाल्लाह जैसे ही ये सीरीज़ कंप्लीट होती है हम एमसीक्यूज़ अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। और इसके अलावा आप अगर पीरा के हवाले से अपडेटेड रहना चाहते हैं या इसके अलावा प्रिपरेटरी मटीरियल या इस तरह की चीज़ें हासिल करना चाहते हैं तो सिंपली आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे। इस नंबर पर मैसेज करेंगे अपना मुकम्मल नाम, आपको कम्युनिटी में ऐड कर दिया जाएगा या आपको डिस्क्रिप्शन में कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। अब तक हम फंडामेंटल राइट्स को, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी को डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 7 को हमने स्टार्ट किया था, आर्टिकल 175 से लेके आर्टिकल 191 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आर्टिकल 192 से हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारा आर्टिकल 192 से चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है और चैप्टर नंबर 3 है जी हाई कोर्ट्स के बारे में। अब हाई कोर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल 192 हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट के बारे में बताता है। अ हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस। अब हाई कोर्ट किस चीज पर मुश्तमिल होगा? सबसे पहले एक चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल होगा। आप एक चीज को रिकैप करेंगे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के लिए एक सुप्रीम कोर्ट होगा, सारे सूबों के लिए एक हाई कोर्ट होगा और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के लिए एक हाई कोर्ट होगा। तो अब हर प्रोविंस के हाई कोर्ट के हवाले से बात की जा रही है कि जो हाई कोर्ट है वो एक चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल होगा, यानी कि जितने हमारे हाई कोर्ट्स हैं हर हाई कोर्ट का एक चीफ जस्टिस अलग से मौजूद होगा। आपको लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अलग मिलेगा, सिंध हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अलग मिलेगा। सो हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस एंड एडिशनल जजेस एज डिटरमिन्ड बाय लॉ और फिक्स्ड बाय प्रेसिडेंट अंटिल डिसाइडेड बाय लॉ। तो इसके अलावा वो कहता है कि हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस है और एडिशनल जजेस हैं और एडिशनल जजेस जो है वो डिटरमिन किए जाएंगे कि कितने होंगे बाय लॉ की तरफ से। और अगर कानून एग्जिस्ट नहीं करता तो जब तक कानून नहीं आता तब तक ये प्रेसिडेंट की तरफ से डिसाइड किया जाएगा कि हाई कोर्ट में कितने जजेस होंगे। उसके बाद द सिंध एंड बलूचिस्तान हाई कोर्ट विल नो लॉन्गर फंक्शन एज अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर बोथ प्रोविंसेस। अब ये उस वक्त की बात हो रही है जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 आता है और सिंध के लिए और बलूचिस्तान के लिए एक हाई कोर्ट काम कर रहा था, तो उन्होंने दोनों हाई कोर्ट्स को डिफरेंट कर दिया और हर प्रोविंस के लिए जो है वो अब सेपरेट हाई कोर्ट होगा। ये उस वक्त के पर्सपेक्टिव से बात की जा रही है आपसे। तो डेफिनेटली इन दोनों के हाई कोर्ट्स जो है वो डिफरेंट है, सिंध हाई कोर्ट डिफरेंट है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट डिफरेंट है। उसके बाद द प्रेसिडेंट विल एस्टैब्लिश सेपरेट हाई कोर्ट्स फॉर बलूचिस्तान एंड सिंध थ्रू एन ऑफिशियल ऑर्डर। अब ये उसी बात को कंटिन्यू किए हुए जो है वो अगली बात की जा रही है। नेक्स्ट हम चलते हैं, द ऑर्डर विल डिटरमिन। अब ये ऑर्डर कौन सा है? प्रेसिडेंट का ऑर्डर है, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट विल डिटरमिन प्रिंसिपल सीट ऑफ द 2 हाई कोर्ट्स। अब ये उसी की कंटिन्यूएशन में सिंध और बलूचिस्तान के जो है वो हाई कोर्ट्स की कंटिन्यूएशन में बात की जा रही है कि सिंध का प्रिंसिपल सीट कहां होगी हाई कोर्ट की, बलूचिस्तान की कहां होगी। ये जो है प्रेसिडेंट अपने एक ऑर्डर से डिटरमिन करेगा। जिस तरीके से लाहौर हाई कोर्ट की जो प्रिंसिपल सीट है वो लाहौर में है, सिंध हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट कराची में है। इस तरीके से वो बता रहा है कि प्रेसिडेंट एक ऑर्डर के थ्रू डिटरमिन करेगा कि इन दोनों कोर्ट्स की प्रिंसिपल सीट्स कहां होगी। ट्रांसफर ऑफ जजेस फ्रॉम कॉमन हाई कोर्ट। अब उस वक्त क्योंकि इन दोनों प्रोविंसेस के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट था तो जजेस के ट्रांसफर के हवाले से भी उस ऑर्डर में बताया जाएगा। ट्रांसफर ऑफ पेंडिंग केसेस, तो पेंडिंग केसेस के ट्रांसफर के हवाले से भी प्रेसिडेंट का जो है ना वो ऑर्डर बताएगा। उसके अलावा अदर नेसेसरी अरेंजमेंट रिलेटिंग टू द डिवीजन ऑफ द कोर्ट, इसके अलावा तमाम की तमाम जो नेसेसरी अरेंजमेंट्स होंगी वो भी जो है वो प्रेसिडेंट का वो ऑर्डर आपको बता देगा। इसके अलावा द जुरिसडिक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी एरिया इन पाकिस्तान आउटसाइड अ प्रोविंस बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब अगर पार्लियामेंट चाहती है, मजलिस शूरा चाहती है तो वो किसी भी हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन को, उसके दायरा इख्तियार को उस प्रोविंस से बढ़ाकर किसी और हिस्से तक भी लेके जा सकती है। फॉर एग्जांपल सिंध के हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन को वो सिंध से बढ़ा के किसी और मखसूस एरिया ऑफ पाकिस्तान तक भी लेकर जा सकते हैं। और ये कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगी। किसके जरिए करेगी? एक कानून के जरिए करेगी। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं आर्टिकल 193 की तरफ। आर्टिकल 193 बात करता है अपॉइंटमेंट के बारे में। किसके अपॉइंटमेंट के बारे में? हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट के बारे में। हाई कोर्ट जजेस आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एज पर आर्टिकल 175A। 175A में कॉम्पोजिशन बताई गई है उस कमीशन की जो जजेस को अपॉइंट करता है। तो वो जजेस को रिकमेंड करता है, फाइनलाइज करता है और प्रेसिडेंट उस फाइनल जो है वो ऑर्डर पर साइन करता है, उस फाइनल रिकमेंडेशन पर साइन करता है। तो दर हकीकत वो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट की तरफ से जो है वो की जाती है। प्रेसिडेंट खुद नहीं कर सकता कि ये पर्सन जज बन जाए, ये पर्सन जज बन जाए, ऐसा नहीं कर सकता। सो द हाई कोर्ट जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एज पर आर्टिकल 175A
अ जज मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। अब यहाँ क्राइटेरिया बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट का जज बनने के लिए आपका सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होना ज़रूरी है और कम से कम 45 साल की उम्र का होना ज़रूरी है और आपके पास कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट हाई कोर्ट। तो यहाँ पर जो है वो आपको सिंपल क्राइटेरिया बताया जा रहा है, 3 पॉइंट्स बता दिए गए, आप पाकिस्तान के सिटीजन हो, कम से कम 45 साल के हों और तीसरे नंबर पर आप जो है वो 10 साल की हाई कोर्ट की प्रैक्टिस कर चुके हों, या इससे हट के अगर आपकी 10 साल की प्रैक्टिस नहीं है तो इस पॉइंट को स्किप करने के बाद आप चौथे पॉइंट की तरफ आ सकते हैं कि 10 साल आपने सिविल सर्विस में काम किया हो या 3 साल के तौर पे आप डिस्ट्रिक्ट या सेशन जज के तौर पे काम कर चुके हों। लोअर जुडिशरी में जो किसी भी डिस्ट्रिक्ट को सुपरवाइज कर रहा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, वो डिस्ट्रिक्ट जज होता है, तो 3 साल के तौर पे आप डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पे काम कर चुके हों या 10 साल के तौर पे किसी जुडिशियल ऑफिस को होल्ड कर चुके हों, ठीक है। और उसके बाद एडवोकेसी एंड जुडिशियल एक्सपीरियंस कैन बी कंबाइंड टू मीट 10 ईयर्स रिक्वायरमेंट। और अगर जो है वो ये 10 साल की जो रिक्वायरमेंट है इसको कंप्लीट करने में 2 चीज़ें हो सकती हैं। एडवोकेसी आपने अगर की है, क्योंकि हर जज सबसे पहले एडवोकेट होता है, तो एडवोकेसी और जुडिशियल एक्सपीरियंस को कंबाइन करके भी 10 साल का काउंट करके आप एलिजिबल हो सकते हैं हाई कोर्ट के जज के लिए। अब डिस्ट्रिक्ट जज जो है इसको रेफर किया जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट जज जो है इसको मजीद एलाबोरेट किया जा रहा है कि यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट जज की बात हुई है उससे मुराद ये है कि जो प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर मौजूद होता है जज, उसको डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं। मैंने आपको बताया ना कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो उसके लोअर कोर्ट्स को हेड कर रहा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, वो डिस्ट्रिक्ट जज होता है जब सिविल केसेस सुनता है, और सेशन जज होता है जब वो क्रिमिनल केसेस सुनता है, तो उसको हम कंबाइंड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कहते हैं। और बाज़ दफ़ा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेपरेट भी होती हैं। बहरहाल उसके बाद हम आर्टिकल 194 की तरफ आ जाते हैं और 194 हमें ओथ ऑफ द ऑफिस के बारे में बताता है। अब ये सारी चीज़ें हम सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी पढ़ा है, तो उसी से मिलती जुलती ये हाई कोर्ट के हवाले से होंगी। तो ओथ के बारे में बात की जा रही है, हल्फ के बारे में बात की जा रही है। चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस किसी भी हाई कोर्ट का ओथ लेगा किसके सामने? गवर्नर के सामने। अब ये चीज़ आपने याद रखनी है एमसीक्यूज़ पर्सपेक्टिव से। बाकी तमाम के तमाम जजेस जो हैं हाई कोर्ट के किसके सामने ओथ लेंगे? चीफ जस्टिस के सामने। चीफ जस्टिस ने ओथ ली गवर्नर के सामने। अब ये चीफ जस्टिस कौन है? ये चीफ जस्टिस बेसिकली हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है। इसने गवर्नर के सामने ओथ ले ली और बकिया तमाम जजेस जो हैं इन्होंने चीफ जस्टिस के सामने ओथ ले ली। अब यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में स्पेसिफिकली बताया जा रहा है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, क्योंकि इस्लामाबाद का कोई गवर्नर नहीं है, तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट टेक्स ओथ बिफोर प्रेसिडेंट। तो ये प्रेसिडेंट के सामने जो है वो इसने ओथ लेनी है। अदर जजेस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट टेक ओथ बिफोर द चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट। बकिया तमाम जो जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने ओथ लेनी है। ओथ इज टेकन इन द फॉर्म सेट आउट इन थर्ड स्केड्यूल। थर्ड स्केड्यूल में जो फॉर्म दिया गया उस अकॉर्डिंग जो है वो ये ओथ ली जाएगी। उसके बाद आर्टिकल 195 की तरफ हम बढ़ते हैं। 195 में रिटायरिंग एज बताई गई है, रिटायरिंग एज ऑफ अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट। अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट शैल होल्ड ऑफिस, वो ऑफिस में मौजूद रहेगा अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 62 ईयर्स। अब आप तमाम लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जज के रिटायर होने की जो उम्र है वो 65 साल है और हाई कोर्ट के जज के रिटायर होने की जो उम्र है वो है जी 62 साल, 62 ईयर्स, ठीक है। अनलेस ही सूनर रिजाइन, अगर वो उससे पहले रिजाइन कर दे तो वो ऑफिस से चला जाएगा, या उसको रिमूव कर दिया जाए फ्रॉम ऑफिस इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो 62 साल से पहले चला जाएगा, वरना वो 62 साल तक की उम्र के लिए ऑफिस को होल्ड करेगा। उसके बाद आर्टिकल 196 की तरफ हम आ रहे हैं, एक्टिंग चीफ जस्टिस। अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस को लगाया गया था, इसी तरीके से हाई कोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस को जो है वो लगाया जा रहा है। एट एनी टाइम व्हेन द ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज वैकेंट, अब ऑफिस वैकेंट है, ठीक है, किसी भी वजह से ऑफिस वैकेंट है, या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज एब्सेंट, या वो एब्सेंट है, ठीक है, और इज अनेबल टू परफॉर्म द फंक्शंस, या वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर सकता किसी भी रीजन की वजह से, of his office due to any other cause, the president shall appoint one of other judges of the high court or may request one of the judges of the supreme court to act as chief justice। अब हाई कोर्ट के जो है वो चीफ जस्टिस मौजूद नहीं है और वो 3 वजूहात की वजह से मौजूद नहीं है, या तो वो जो है ना ऑफिस वैकेंट हो गया है, या फिर जो है वो चीफ जस्टिस एब्सेंट है, या फिर वो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकता। तो प्रेसिडेंट ने क्या करना है कि हाई कोर्ट के किसी भी जज को जो मोस्ट सीनियर होगा उसको वो चीफ जस्टिस के तौर पे कह सकते हैं कि एक्टिंग चीफ जस्टिस आ जाएं, या किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उस स्पेसिफिक प्रोविंस के चीफ जस्टिस के तौर पे वो वहां पर अपनी सर्विसेज परफॉर्म करें। आर्टिकल 196 हमें ये बताता है। आर्टिकल 197 बात करता है एडिशनल जजेस के हवाले से।
अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल जजेस को हमने डिस्कस किया, इसी तरीके से हम हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस के बारे में बात कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एन एडिशनल जज इन हाई कोर्ट इफ, कब कब वो जो है वो एडिशनल जज को अपॉइंट करेगा। सबसे पहले जज का जो ऑफिस है वो वैकेंट है, उसके बाद जज जो है वो एब्सेंट है, या वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर सकता, या देयर इज नीड टू इंक्रीज द जजेस, और अगर जजेस को बढ़ाने की जरूरत है तब भी जो है वो प्रेसिडेंट जो है एडिशनल जजेस को अपॉइंट कर सकता है। अब अपॉइंटमेंट फॉलो द प्रोसीजर इन आर्टिकल 193(1). अब जो 193(1) में हमें प्रोसीजर बताया गया था उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए प्रेसिडेंट ने जो है उनको अपॉइंट करना है। उसके बाद बात की जा रही है कि जो टर्म मुद्दत है ऑफ एन एडिशनल जज के, एडिशनल जज कितने अरसे तक सर्व करेगा, इसको डिटर्मिन करेगा, इसका तयन करेगा। कौन करेगा जी? प्रेसिडेंट करेगा। लेकिन ये टर्म जो है, ये मुद्दत जो है, ये एक्सीड नहीं करेगी उस पीरियड से जो कानून ने बताई है। फॉर एग्जाम्पल, कानून ने एक मखसूस मुद्दत बताई है एडिशनल जज के लिए, किसी भी हाई कोर्ट के जज के तौर पर काम करने के लिए, तो प्रेसिडेंट उस टर्म से ज्यादा टर्म के लिए उस एडिशनल जज को अपॉइंट नहीं करेगा। उसके बाद सीट ऑफ हाई कोर्ट, अब जिस तरीके से हमने सुप्रीम कोर्ट की सीट के बारे में पढ़ा था, इसी तरीके से आर्टिकल 198 में हम सीट ऑफ हाई कोर्ट को डिस्कस करने वाले हैं। ईच हाई कोर्ट विल कंटिन्यू टू हैव इट्स प्रिंसिपल सीट एट इट्स एग्जिस्टिंग लोकेशन। इसका मतलब ये कि आईन पाकिस्तान 1973 जब आया था तो उस हवाले से ये बताई जा रही है बात कि अब जब आइन इन्फोर्स हो चुका है तो तमाम के तमाम जो हाई कोर्ट्स हैं वो अपनी प्रिंसिपल सीट पर मौजूद रहेंगे, एग्जिस्टिंग लोकेशन पर ही अपने कामों को कंटिन्यू करेंगी। द हाई कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी विल हैव इट्स प्रिंसिपल सीट एट इस्लामाबाद। हाई कोर्ट इस्लामाबाद का जो है वो अपनी प्रिंसिपल सीट जो है इस्लामाबाद में रखेगा। ईच हाई कोर्ट, इट्स जजेस एंड डिविजनल कोर्ट्स विल सिट एट द प्रिंसिपल सीट एंड बेंच सीट्स। अब जिस तरीके से लाहौर हाई कोर्ट है तो इसके बेंचेस हैं, इसका एक मुल्तान बेंच है, इसका एक पिंडी बेंच है, इसका एक बहावलपुर बेंच है, यानी कि वो बेंचेस जो हैं तो ईच हाई कोर्ट, हर हाई कोर्ट ने और उसके जजेस ने या उसके डिविजनल कोर्ट्स ने वहाँ बैठना है जहाँ उसके प्रिंसिपल सीट है या उसकी बेंचेस की सीट है। ठीक है, इसके अलावा किसी भी जगह पर आप हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग नहीं चला सकते। देन हाई कोर्ट मे होल्ड सर्किट कोर्ट्स विद इन इट्स टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, तो जो उसकी टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है उसी के अंदर जो है वो अगर चाहें तो वो सर्किट कोर्ट्स को भी चला सकते हैं एज नॉमिनेटेड बाय द चीफ जस्टिस, और ये चीज़ें चीफ जस्टिस की तरफ से डिक्टेट की जाएंगी बिकॉज वो जो है उस स्पेसिफिक हाई कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ है। देन दी लाहौर हाई कोर्ट विल हैव बेंचेस एट बहावलपुर, लाहौर हाई कोर्ट के जो बेंचेस हैं वो बहावलपुर में हैं, मुल्तान में हैं, और उसके बेंच जो है वो पिंडी में है। देन यहां पर बात की जा रही है द सिंध हाई कोर्ट विल हैव इट्स बेंच एट सखर, तो सिंध का जो हाई कोर्ट है उसका बेंच सखर में मौजूद है। पेशावर हाई कोर्ट जो है विल हैव बेंचेस एट एबटाबाद, मिंगोरा एंड डेरा इस्माइल खान, तो पेशावर हाई कोर्ट के जो बेंचेस हैं केपी के अंदर वो एबटाबाद में, उसके बाद मिंगोरा में और डेरा इस्माइल खान में मौजूद हैं। द बलूचिस्तान हाई कोर्ट, अब ये सारी चीज़ें सिर्फ एक बार सुनने वाली हैं, एक बार आपने सुन लेना है, आपको इसकी हियरार्कीज का स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा। द बलूचिस्तान हाई कोर्ट विल हैव बेंचेस एट सिब्बी एंड तुर्बत, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जो बेंचेस हैं एक सिब्बी में है और एक तुर्बत में। उसके बाद एडिशनल बेंचेस मे बी एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट एंड विद कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस। अब अगर इन बेंचेस से हट के किसी किस्म के बेंच को बनाने की जरूरत पेश आती है फ्यूचर में, अगर वहां पर केसेस की तादाद ज्यादा है, तो गवर्नर जो है कैबिनेट की इंस्ट्रक्शंस पर, कैबिनेट की एडवाइस पर कंसल्ट करेगा चीफ जस्टिस के साथ उस स्पेसिफिक कोर्ट के, और उसके बाद उस बेंच को बनाएगा। ईच बेंच विल कंसिस्ट ऑफ जजेस नॉमिनेटेड बाय द चीफ जस्टिस फॉर अ पीरियड फॉर नॉट लेस देन 1 ईयर। हर बेंच के लिए जो है वो जजेस को नॉमिनेट किया जाएगा, उसका पीरियड भी स्पेसिफाई कर दिया गया है, चीफ जस्टिस की तरफ से नॉमिनेट किया जाएगा कि इस बेंच में कौन सा जज काम करेगा और इस मखसूस बेंच में कौन सा जज काम करेगा। द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस विल असाइन जुरिसडिक्शनल एरियाज टू ईच बेंच। अब हर बेंच की जुरिसडिक्शन कहां तक होगी, फॉर एग्जांपल मुल्तान बेंच है तो इसकी जुरिसडिक्शन कहां तक है, रावलपिंडी बेंच है तो इसकी जुरिसडिक्शन, दायरा इख्तियार, दायरा समात कहां तक है, किस हद तक के केसेस को ये सुनेगा, ये सारी चीजें गवर्नर ने कंसल्ट करके चीफ जस्टिस के साथ जो है वो जुरिसडिक्शंस को असाइन करना है, किसको, बेंचेस ऑफ द हाई कोर्ट को। उसके बाद जी आप देख रहे हैं आर्टिकल 199 जिसमें जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट को डिस्कस किया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसका प्रिपेयर करना आप तमाम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट कर सकता है, क्या कर सकता है, इशू कर सकता है ऑर्डर्स को। हाई कोर्ट में इशू ऑर्डर्स क्यों इशू करेगा, जब कोई एडिक्वेट रेमेडी प्रोवाइडेड नहीं होगी कानून की तरफ से। सो हाई कोर्ट में इशू ऑर्डर इफ नो अदर एडिक्वेट रेमेडी इज प्रोवाइडेड बाय लॉ, जब कानून की तरफ से किसी ऐसे शख्स के लिए
कोई अजाला मौजूद ना हो जिसका राइट इन्फ्रिंज हुआ है, तो हाई कोर्ट एक ऑर्डर इशू कर सकती है। अब वो ऑर्डर किस तरह का होगा? वो 5 किस्म के ऑर्डर्स हैं जो हाई कोर्ट इशू करती है आर्टिकल 199 के अंदर, जिनको हम 5 किस्म की रिट्स कहते हैं। तो आपसे एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको गौर से आपने जो है वो सुनना है। सबसे पहले ये जो ऑर्डर पास किया जाएगा ये किसी भी एग्रीव्ड पार्टी की एप्लीकेशन पे पास किया जाएगा। तो जब किसी इंसान का राइट वायलेट होता है, वो हाई कोर्ट में आके एक एप्लीकेशन फाइल करता है और हाई कोर्ट उस एप्लीकेशन के नतीजे में एक ऑर्डर करती है। तो सबसे पहली किस्म का ऑर्डर कौन सा है, हम पढ़ते हैं। द हाई कोर्ट में ऑर्डर अ पर्सन टू रिफ्रेन फ्रॉम एनी इलीगल एक्ट। हाई कोर्ट किसी शख्स को ये ऑर्डर कर सकती है कि वो एक गैर कानूनी काम से रुक जाए, इलीगल एक्ट से रुक जाए। आपने एप्लीकेशन फाइल की हाई कोर्ट में कि फलां शख्स मेरा लीगल राइट इन्फ्रिंज कर रहा है। हाई कोर्ट ने उस शख्स को ऑर्डर किया और ऑर्डर करते हुए उसने उसको इलीगल एक्ट से रुकने को कहा। तो ये एक रिट है, हाई कोर्ट ने एक रिट इशू की इसका मतलब, और इस रिट को हम कहेंगे प्रोहिबिशन टू रिफ्रेन। ठीक है, प्रोहिबिशन, इसको रिट ऑफ प्रोहिबिशन कहेंगे। या हाई कोर्ट ऑर्डर कर सकता है किसी भी शख्स को टू फुलफिल लीगल ड्यूटीज। तो जब लीगल ड्यूटीज फुलफिल करने के लिए कहेगा तो ऐसे ऑर्डर को हम रिट ऑफ मैंडमस कहेंगे। रिट ऑफ मैंडमस का मतलब है वही कमांड। उसके बाद द कोर्ट में डिक्लेयर, अदालत क्या कर सकती है, डिक्लेयर कर सकती है। क्या डिक्लेयर कर सकती है? किसी भी एक्ट को या किसी भी प्रोसीडिंग को विदाउट लॉफुल अथॉरिटी। अदालत कह सकती है कि कोई एक्ट या कोई प्रोसीडिंग बगैर किसी अथॉरिटी के किया गया है और उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, उस एक्ट का, उस प्रोसीडिंग का किसी किस्म का लीगल इफेक्ट नहीं है। जब अदालत इस तरह का ऑर्डर करेगी, इस तरह की रिट इशू करेगी, तो उसको हम कहेंगे जी सरशुरारी, रिट ऑफ सरशुरारी। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ किस्म की रिट्स हैं। तो हमने अब 3 किस्म की रिट्स को पढ़ लिया और ये आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, एक स्टेटमेंट के तौर पे आपको एक सिनेरियो भी दिया जा सकता है। मोस्ट प्रोबेबली आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा क्योंकि आप लॉ के बैकग्राउंड से नहीं है। उसके बाद द कोर्ट में ऑर्डर द प्रोडक्शन ऑफ अ पर्सन इन कस्टडी टू इंश्योर लॉफुल डिटेंशन। अब ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट किस्म की रिट है जो हाई कोर्ट इशू करता है। जब भी कोई शख्स, कोई पुलिस या कोई और अथॉरिटी किसी इंसान को बगैर किसी वारंट के, बगैर रिकॉर्ड में एंट्री किए गिरफ्तार करके अपने पास किसी जगह पर, किसी ऐसी जगह पर जो कि किसी इंसान के इल्म में नहीं है, उसको छुपा लेते हैं, तब उसको वो इलीगली डिटेन किया होता है। इससे मुराद ये है। और जब किसी भी शख्स को किसी अथॉरिटी ने इलीगली डिटेन किया हो तो एक रिट फाइल की जाती है जिसको हम कहते हैं हैबियस कॉर्पस। ठीक है, हैबियस कॉर्पस टू प्रोड्यूस द बॉडी। तो इससे क्या होगा, इंश्योर हो जाएगा उसकी लॉफुल डिटेंशन। अगर वो बॉडी या वो शख्स, बॉडी से मुराद ऐसा नहीं कि डेड बॉडी, बॉडी से मुराद वो शख्स है, जब वो आपके सामने, अदालत के सामने आ जाएगा तो उसकी लॉफुल जो डिटेंशन है उसको इंश्योर किया जा सकता है कि अगर उसने कोई जुर्म किया है तो उसकी डिटेंशन लॉफुल हो जाएगी, अदरवाइज उसको रिकवर किया जा सकता है। तो जब भी किसी शख्स को हब्स से बेजा में रखा जाता है, इलीगल डिटेंशन में रखा जाता है, तो जो रिट फाइल की जाती है उसको हैबियस कॉर्पस कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि द कोर्ट में रिक्वायर अ पब्लिक ऑफिस होल्डर टू जस्टिफाई देयर अथॉरिटी टू होल्ड ऑफिस। तो अब जब अदालत किसी ऐसे पब्लिक सर्वेंट को, किसी ऐसे पब्लिक ऑफिस होल्डर को, सरकारी मुलाजिम को ये रिट इशू करे कि वो बताए कि किस तरीके से, किस अथॉरिटी से वो एक मखसूस ऑफिस को होल्ड कर रहा है, मखसूस सरकारी दफ्तर को होल्ड कर रहा है, तो ऐसी रिट को हम कहते हैं जी को वारंटो। बाय व्हाट अथॉरिटी। ठीक है, को वारंटो। तो ये अब क्या हो गई, सबसे पहली रेट हमारी हो गई जी प्रोहिबिशन की, उसके बाद हमारी रेट हो गई है प्रोहिबिशन, उसके बाद रेट हो गई मैंडमस, उसके बाद रेट हो गई सरशुरारी 3, और चौथी हैबियस कॉर्पस, और 5वीं को वारंटो। प्रोहिबिशन का मतलब ये है कि रुक जाना, मैंडमस का मतलब है वही कमांड, हम आपको ऑर्डर देते हैं कि एक मखसूस काम करो। उसके बाद सरशुरारी का मतलब है कि किसी भी प्रोसीडिंग को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देना। हैबियस कॉर्पस का मतलब है कि किसी बॉडी जिसको आपने इलीगली डिटेन किया उसको प्रोड्यूस किया जाए, और को वारंटो का मतलब है बाय व्हाट अथॉरिटी। तो ये हमने 5 रिट्स को डिस्कस कर लिया जो आर्टिकल 199 के अंदर हाई कोर्ट इशू करता है। उसके बाद नेक्स्ट इस आर्टिकल को देखते हैं, द कोर्ट में इशू डायरेक्शंस। कोर्ट डायरेक्शन इशू कर सकता है। सबसे पहले तो उसने ऑर्डर इशू किया, उसके बाद अब डायरेक्शंस इशू कर सकता है। किस चीज के लिए? इन्फोर्सिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए। जो हमारी सुपीरियर कोर्ट्स हैं इनको बुनियादी हुकूक का, फंडामेंटल राइट्स का गार्डियन कहा गया है। तो ये कोर्ट इशू कर सकती हैं डायरेक्शंस किस चीज के लिए? इन्फोर्समेंट के लिए ऑफ फंडामेंटल राइट्स विद इन देयर जुरिस्डिक्शन, विद इन इट्स जुरिस्डिक्शन। तो अगर लाहौर हाई कोर्ट है तो उसने पंजाब की जुरिस्डिक्शन में बुनियादी हुकूक की इन्फोर्समेंट के लिए डायरेक्शंस इशू जो है वो कर सकता है, उसके पास ये अथॉरिटी है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे द राइट टू मूव अ हाई कोर्ट
फॉर फंडामेंटल राइट इन्फोर्समेंट शैल नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड। तो किसी भी बुनियादी हुकूक की इन्फोर्समेंट के लिए हाई कोर्ट में जाने के जो हक है इसको आप जो है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। ऑर्डर्स कैन नॉट बी इशूड फॉर आर्म्ड फोर्सेज मेंबर रिगार्डिंग देयर सर्विस मैटर। तो आर्म्ड फोर्सेज जो हैं उनकी सर्विस मैटर से रिलेटेड किसी किस्म की ऑर्डर्स हाई कोर्ट इशू नहीं कर सकता फंडामेंटल राइट की इन्फोर्समेंट से या आर्टिकल 199 के हवाले से कि उसको कहा जाए कि कुछ स्पेसिफिक काम किया जाए। तो आर्म्ड फोर्सेज के हवाले से हाई कोर्ट के पास ये अथॉरिटी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंटरम ऑर्डर्स कहते हैं कि जब भी किसी किस्म की कोई प्रोसीडिंग चल रही होती है और उस प्रोसीडिंग के दरमियान फाइनल जजमेंट आने से पहले किसी किस्म का अदालत की तरफ से हुक्म सादर किया जाता है तो उसको इंटरम ऑर्डर कहते हैं। तो इंटरम ऑर्डर शैल नॉट बी ग्रांटेड, ये नहीं ग्रांट किया जाएगा इफ दे इंटरफेयर, अगर वो इंटरफेयर करता है किसके साथ, पब्लिक वर्क्स के साथ, स्टेट प्रॉपर्टी के साथ या रेवेन्यू कलेक्शन के साथ, अनलेस जब तक ड्यू नोटिस नहीं दिया जाता और इस हवाले से जस्टिफाई नहीं किया जाता तब तक जो है आप एक इंटरम ऑर्डर नहीं पास करेंगे। ये हाई कोर्ट को जो है आर्टिकल 199 की तरफ से कहा जा रहा है। उसके बाद हम आर्टिकल 200 की बात करते हैं। आर्टिकल 200 में ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस की बात की जा रही है। अ जज कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन हाई कोर्ट्स, यानी कि दो मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के दरमियान हाई कोर्ट ए है और हाई कोर्ट बी है। हाई कोर्ट ए जो है वो लाहौर हाई कोर्ट है और ये सिंध हाई कोर्ट है। तो इनके दरमियान जो है इनका ट्रांसफर किया जा सकता है किस तरीके से, विद कंसेंट एंड रिक्वायर्ड कंसल्टेशन। अब कंसेंट किसकी चाहिए होगी, जो जज एक हाई कोर्ट से आपने दूसरे हाई कोर्ट में भेजना है उसकी कंसेंट चाहिए होगी। तो कंसेंट और कंसल्टेशन के साथ आप ये कर सकते हैं। जज इंक्लूड्स एन एक्टिंग चीफ जस्टिस। तो जज से मुराद यहाँ पर जो जज का लफ्ज यूज हुआ है इससे मुराद जो है एक्टिंग चीफ जस्टिस है, बट एक्सक्लूड्स अ सुप्रीम कोर्ट जज अंडर आर्टिकल 196। तो 196 के अंदर जब एक एक्टिंग सुप्रीम कोर्ट के जज को चीफ जस्टिस लगाया जाता है वो यहाँ पर मुराद नहीं है। इससे मुराद जो है चीफ जस्टिस ऑफ दैट स्पेसिफिक हाई कोर्ट है। अ ट्रांसफर्ड जज इज इंटाइटल्ड टू एडिशनल अलाउंस एज डिटर्मिन्ड बाय द प्रेसिडेंट। तो इसको एडिशनल अलाउंस दिया जाएगा और ये डिटर्मिन किया जाएगा प्रेसिडेंट की तरफ से। उसके बाद नेक्स्ट आप देखें, द चीफ जस्टिस में असाइन अ जज फ्रॉम एन अदर हाई कोर्ट टेम्परेरीली इफ नीडेड। अब फॉर एग्जांपल एक हाई कोर्ट में जो है ज्यादा जजेस की जो है वो रिक्वायरमेंट है और ये रिक्वायरमेंट टेम्परेरीली है, तो जो उस जो है ना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है वो किसी दूसरे हाई कोर्ट के जजेस को जो है वहां पर असाइन कर सकता है, उनसे रिक्वेस्ट कर सकता है और टेम्परेरीली उस नीड को जो है फुलफिल किया जा सकता है। अ जज कैन नॉट बी असाइंड विदाउट कंसेंट, प्रेसिडेंशियल अप्रूवल एंड रिक्वायर्ड कंसल्टेशन। तो उस जज को नहीं असाइन किया जा सकता बगैर उसकी कंसेंट के या बगैर प्रेसिडेंशियल अप्रूवल के या रिक्वायर्ड कंसल्टेशन के। तो फॉर एग्जांपल एक जज को आपने एक हाई कोर्ट से लेके दूसरे हाई कोर्ट में जाना है, इसका मुराद यही है कि आपने एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में लेके जाना है। तो उसमें सबसे प्राइमरी है उस जज की कंसेंट, अगर नहीं होगी तो पॉसिबल नहीं है। उसके बाद प्रेसिडेंट का अप्रूवल और इसके अलावा जितनी भी रिक्वायर्ड कंसल्टेशंस हैं वो आपने करनी है, देन ही आप उसको असाइन कर सकते हैं। ये अब यहां बात की जा रही है डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट बाइंडिंग ऑन सबऑर्डिनेट कोर्ट। जिस तरीके से हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा था कि कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर अगर वहां पर डिसाइड होता है जिसमें कानून की इंटरप्रिटेशन की जाती है तो वो तमाम की तमाम जजमेंट्स जो है लोअर कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग होगी। इसी तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट के सबऑर्डिनेट हाई कोर्ट्स भी थे, लोअर कोर्ट्स भी थे, और अब यहाँ हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट्स जो हैं वो लोअर कोर्ट्स हैं। लोअर कोर्ट से मुराद है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और सिविल कोर्ट्स, सेशन कोर्ट्स और मजिस्ट्रेट कोर्ट्स। तो आर्टिकल सब्जेक्ट टू आर्टिकल 189, आर्टिकल 189 के ताबे रहते हुए एनी डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट शैल टू द एक्सटेंट दैट इट डिसाइड्स अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। फर्स्टली इसने क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिसाइड कर लिया और इज बेस्ड अपॉन और इनिशिएट्स अ प्रिंसिपल ऑफ लॉ, या इसने जो है हमें कोई प्रिंसिपल ऑफ लॉ दिया है टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट। 201 आर्टिकल 201 के अकॉर्डिंग सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पर अगर हाई कोर्ट ने कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ डिटरमिन किया है किसी जजमेंट में या कोई प्रिंसिपल इनिशिएट किया है तो वो बाइंडिंग होगी जजमेंट्स लोअर कोर्ट्स के ऊपर। उसके बाद आर्टिकल 202 रूल्स ऑफ प्रोसीजर सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के ताबे रहते हुए हाई कोर्ट में मेक रूल्स, हाई कोर्ट जो है रूल्स बना सकता है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स बना सकता था रिलेटिंग टू द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट और ऑफ एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट। तो हाई कोर्ट रूल बना सकता है सबसे पहले अपने लिए कि उसकी जो प्रैक्टिस है, जो प्रोसीजर है अदालत का वो कैसे चलेगा, या किसी ऐसी अदालत के लिए जो हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट है। उसके बाद आपके सामने आर्टिकल नंबर 203 है जिसमें बताया जा रहा है कि हर हाई कोर्ट जो है सुपरवाइज करेगा, कंट्रोल करेगा तमाम के तमाम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को।
تو ہائی کورٹ کے سب آرڈینیٹ جتنے بھی کورٹس ہیں ان کو ہائی کورٹ جو ہے سپروائز اور کنٹرول کرے گا. یہاں تک ہم نے آرٹیکل 203 کو پڑھ لیا ہے. میں امید کرتا ہوں یہ لیکچر آپ کے لیے ہیلپ فل رہا ہے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال آتا ہے, کوئی چیز آپ کو کنفیوز کرتی ہے, تو بلا جھجک آپ اسکرین پر موجود واٹس ایپ نمبر پہ ہم سے کوآرڈینیٹ بھی کر سکتے ہیں اور ڈسکرپشن میں موجود لنک کے تھرو ہماری کمیونٹی کو بھی جوائن کر سکتے ہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. ہمیشہ آپ تمام اسٹوڈنٹس کی کامیابی کے لیے دعا گو. عمر خان اور اس کی ٹیم. اللہ حافظ.